इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बताएंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, ये आधिकारिक लिस्ट जारी हुई है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से और इसमें कौन कौन से नाम हैं हम आपको एक एक नाम बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से 143 सीट पर उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 143 सीट मतलब कुल मिलाकर 243 विधानसभा क्षेत्रों में 143 सीट राष्ट्रीय जनता दल ने महागठबंधन के अंदर अपने खेमे में रखी है, अपने पास रखी है और 143 उम्मीदवारों को औपचारिक रूप से चुनावी रणभूमि में उतारने की घोषणा कर दी है। कौन कहां से उम्मीदवार बनाया गया है? सबसे पहले राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से तेजस्वी यादव का नाम है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए राष्ट्रीय जनता दल ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आधिकारिक तौर पर इस लिस्ट को पार्टी की तरफ से जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहारीगंज से रेणु कुशवाहा है, बैसी से अब्दुल सुभान है, बोचहान से अमर पासवान है, वारसिरीगंज से अनीता देवी महतो, तरैया से शैलेंद्र प्रताप सिंह, महिसी से गौतम कृष्णा, झाझा से जयप्रकाश यादव को उम्मीदवार बनाया गया। अलीनगर से अगर हम बात करें तो जयप्रकाश यादव को बनाया गया है। अस्थावन से रवि रंजन कुमार, मैथानी से भोगो सिंह को बनाया गया है। दरभंगा रूरल से ललित यादव को टिकट दिया गया है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। कुर्नी से बबलू कुशवाहा को, केवटी से डॉक्टर फराज फातमी, गायघाट से निरंजन राय, सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाउद्दीन, हसनपुर से माला पुष्पम, मधेपुरा से प्रोफेसर चंद्रशेखर, मधुबन से संध्या रानी कुशवाहा, इमामगंज से ऋतुप्रिया चौधरी, बाराचट्टी से तनुश्री मांझी, कांटी से इजराइल मंसूरी, हथुआ से राजेश कुशवाहा, साहिबगंज से पृथ्वी राय, सिंहेश्वर से चंद्रहास चौपाल और बैकुंठपुर से प्रेम शंकर यादव को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सारण से श्रीकांत यादव को दिया गया है और इसके अलावा चांदनी देवी सिंह को भी टिकट सारण के बैनियापुर से दिया गया है। अतरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वैजंती देवी को दिया गया है। एकमा से श्रीकांत यादव को टिकट मिला है। पारू से शंकर यादव, माराहुरवा से जितेंद्र राय, गोरिया कोठी से अनवल हक अंसारी को, लालगंज से शिवानी शुक्ला को, परसा से डॉक्टर करिश्मा राय, सोनपुर से डॉक्टर रामानुज प्रसाद, सराय रंजन से अरविंद सहनी, मोरवा से रणविजय साहू, चेरिया बरियारपुर से सुशील सिंह कुशवाहा, उजियारपुर से दिया गया है आलोक मेहता को, महुआ से दिया गया है डॉक्टर मुकेश रोशन को टिकट, अलौली सीट से दिया गया है राम वृक्ष सदा को, महनार से रविंदर सिंह, पातेपुर से प्रेमा चौधरी, समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम साहीन को, तारापुर से अरुण शाह, इसके अलावा अमनौर से सुनील राय उम्मीदवार बनाए गए हैं। मोकामा से वीणा देवी को दिया गया है टिकट। मोईउद्दीन नगर से डॉक्टर एजा यादव को, वैशाली से अजय कुशवाहा को, साहिबपुर कमाल से सतानंद संबुद्ध को दिया गया है। बाढ़ से कर्मवीर सिंह, मुंगेर से अविनाश विद्यार्थी, और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रवि हमारे साथ फोन लाइन पर है। रवि,
जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इसमें कौन कौन से खास नाम है और महिलाओं की कितनी भागीदारी है, जातीय समीकरण का कितना ख्याल रखा गया? जी बिल्कुल, ये जो आरजेडी ने पहली बार सूची जारी की है और आपको बता दें कि आज नामांकन की आखिरी तारीख है। इसका इंतजार न सिर्फ बल्कि प्रत्येक प्रत्याशियों को बल्कि गठबंधन के लोगों को भी था। कांग्रेस ने सबसे पहले सूची जारी की थी। आज नामांकन के अंतिम दिन जो है वो आरजेडी ने अपनी सूची जारी की है और खास बात कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कोई कह रहे थे कि वो लगातार जो है वो सिंबल दे रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि आरजेडी जो है 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार जो है वो उतार रही है। तो इस ढंग से 143 सीटों पर आरजेडी ने अपना दावा कर दिया है। अब देखना होगा कि बाकी जो उम्मीदवार है, लेकिन अगर इन सूची की अगर बात करें तो सूची में खास बात यह है कि यहाँ पे बड़े संख्या में जो समीकरण है, जिस ढंग से लोकसभा में कुशवाहा वोट बैंक को काफी तोड़ने की कोशिश हुई थी आरजेडी की तरफ से, इस बार कुशवाहा लोगों को भी टिकट दिया गया है। काफी संख्या में यादवों को टिकट तो दिया ही गया है, लेकिन आपको बता दें कि स्वर्ण चेहरे भी कई हैं जिनको उम्मीदवार जो है इस बार बनाया गया है। महिलाओं की भागीदारी जो है वो देने की कोशिश की गई है। जितने जीते हुए विधायक हैं उसमें लगभग उन लोगों को टिकट दिया गया है। माना जा रहा है कि एक दो और जो नाम है वो कटे हो सकते हैं। हालांकि अभी फौरन जो है ये सूची आई है, इसका और एनालिसिस होना बाकी है कि जो जातीय समीकरण है, किन किन जातियों को कितना कितने टिकट मिले हैं। लेकिन जो देखे जा रहे हैं चेहरे, उसमें ये इतना साफ है कि कोशिश की गई है कि विधानसभा क्षेत्रों में जिनका वोट बैंक बेहतर हो, अगर स्वर्ण उम्मीदवार हो तो उन्हें भी देने की कोशिश की गई है। यहाँ से खास बात यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, यहाँ पे देखा गया था कि कांग्रेस ने जो 48 सूची जारी की थी उसमें 3 मुसलमानों को टिकट दिया था। जदयू की तरफ से और पूरे एनडीए की तरफ से 243 सीटों में सिर्फ 4 को दिया गया है। रवि, हम ये जानना चाहेंगे कि सीटों का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हुआ, औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है, तो क्या इसके आधार पर हम समझ लें कि राष्ट्रीय जनता दल ने फॉर्मूला तैयार कर लिया है? 143 अगर औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार वो बता रहे हैं, तो बाकी दलों को कितनी सीटें उनके खाते में गई और वो कैसे अपने उम्मीदवारों का चयन करेंगे, या फिर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने अलग से ही चुनावी रणभूमि में उतरने की तैयारी कर ली है? देखिए, इस जो सूची है उसके बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं। इंतजार इस बात का था कि तमाम जो गठबंधन के जो दल हैं एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले कहा गया था कि ये घोषणा की जाएगी कि कौन से दल कितना उम्मीदवार जो है वो उतार रहा है, किन सीटों पर उम्मीदवार उतार रहा है, लेकिन वो हुआ नहीं। 48 सूची कांग्रेस पहले ने डाली, फिर 5 सूची वो बाद में डालती है। 143 जो है वो आरजेडी ने अभी डाल दिया है और पहले से जो है 20 उम्मीदवारों की सूची जो है माले जारी कर चुका है। 6 जो है वो सीपीआई जारी कर चुका है। कुल मिलाकर करके कहें तो ये संख्या अगर आप देखेंगे टोटल मिलाकर के तो आप बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन कई जगहों पर अगर गठबंधन के हिसाब से देखेंगे तो 243 पार कर जाएगा। लेकिन यही कहा जा रहा है कि 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पे दोनों दल जो है मिल करके और ये फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। तो इसमें रवि, क्या हम ये समझ लें कि ये जो आज औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल ने घोषणा कर दी अपने उम्मीदवारों की, क्योंकि ये भी चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं से राष्ट्रीय जनता दल की बातचीत ही नहीं हो रही है, तो आखिर ये क्या मैसेज देने की कोशिश है कि महागठबंधन बिखर चुका है, टूट चुका है, अब अकेले अकेले ही सब चुनावी रणभूमि में उतरेंगे? देखिए, यहाँ पे इसकी औपचारिक घोषणा तो होनी बाकी है और ना ऐसी संभावना है कि औपचारिक घोषणा जो है वो की जा सकती है। लेकिन जो जमीन पर हकीकत है, अनौपचारिक रूप से अगर माने तो स्थितियां ऐसी ही है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच बातचीत नहीं हो रही है। कई दौर की बातचीत हुई और कोशिश की गई कल तक की किसी ढंग से आपसी जो है सामंजस्य बिठाया जाए और उसके बाद जो है वो उसे ठीक किया जाए। लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आरजेडी ने 143 सीटों की दूरी जारी की है। आज नामांकन की अंतिम तारीख है, तो अब जो बातचीत है वो खुल करके अब 143 सीटों पर लड़ेगी और बाकी लोग जितने उम्मीदवार दिए जा चुके हैं आज अंतिम तारीख में सब लोग जो है वो नामांकन करेंगे। जी वाकई रवि, अगर नामांकन की अंतिम प्रक्रिया की बात करें तो आज अंतिम तारीख है और ऐसे में उम्मीदवारों की लिस्ट की चर्चा होनी अनिवार्य है, तो क्या लगता है कि गठबंधन के जो तमाम अन्य घटक दल हैं उनकी तरफ से भी जल्द से जल्द लिस्ट जारी हो जाएगा या फिर और इंतजार करेंगे? क्योंकि इंतजार करने का तो अब वक्त ही नहीं बचा है, उनके पास विकल्प ही नहीं है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे कोई जो जगह जो है वो नहीं बचा है कि
दूसरा इंतजार सबको यही है कि आखिर वो बाकी जो दल हैं वो यहाँ से उम्मीदवार अपने खड़े कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, इसके थोड़ी सी राहत कांग्रेस को इस बात पे मिली होगी कि जो पहले कहा जा रहा है कि राजेश राम जहां कुटुंबा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे आरजेडी जो है वो उम्मीदवार दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे आरजेडी ने औरंगाबाद से 4 उम्मीदवारों की सूची दी है, लेकिन राजेश राम का जो कुटुंबा विधानसभा है उस पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया। इसे लेकर के बड़ा पेंच था और कई जगह ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया है, बावजूद इसके आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दिया है। वाकई रवि, ये बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। आखिर हम क्या समझे कि ये महागठबंधन क्या मैसेज जनता तक पहुंचाना चाह रहा है, कि आखिर वो क्या चाहते हैं? क्या वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? और अगर एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो ये फ्रेंडली फाइट की स्थिति क्यों? और फिर अपने अपने उम्मीदवारों के लिस्ट भी जारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो ये क्या एक तरह से तेजस्वी यादव जो अभी राष्ट्रीय जनता दल में नेतृत्व कर रहे हैं, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं इस लिस्ट के जरिए कि अब बस राष्ट्रीय जनता दल ने तैयारी कर ली है, वो अकेले ही चुनावी रणभूमि में उतरेंगे और पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे? हालांकि ये कहना भी जल्दीबाजी होगी कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों जो चरण है उन तमाम चरणों के 143 सीटों का जो है वो आंकड़ा जारी किया है। आपको बता दें कि 100 सीट जो है वो अपने विपक्षियों के लिए छोड़ा है, अपने गठबंधन घटक दलों के लिए। 100 में 54 जो विधायक हैं वो कांग्रेस ने जारी कर दिया है और बाकी जो बचे हैं उसमें मुकेश सहनी, सीपीआई, सीपीएम सहित। अब तो ये पहले से जो बातें हो रही थी ऑलरेडी ने ये तेजस्वी यादव ने दिखाया है कि रवि, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ संभावित फॉर्मूले का अनुमान भी क्या हम लगा सकते हैं? अगर 143 उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल ने उतार दिए तो 100 सीटें और बचती हैं 243 में से, तो 100 सीटों में किसे कितना दिया जा सकता है? क्या ऐसी कोई फॉर्मूले का गणित हम समझा सकते हैं दर्शकों को? देखिए, जहाँ तक गठबंधन में फार्मूले की बात है, फार्मूला पहले बना, लेकिन ये अगर फार्मूला अगर कंप्लीट होता और तमाम घटक सहयोगी दलों को अगर ये मंजूर होता तो ये घोषणा साथ में एक मंच पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जा सकती थी। क्योंकि न घोषणा की गई, सब लोग अपने अपने ढंग से सिंबल देते गए। जो लिस्ट है अपने उम्मीदवारों की वो नामांकन के आखिरी तारीख को जारी किया जाता है। मतलब साफ संदेश है कि 140 से पहले कहा नहीं जा रहा था आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ड्राइविंग सीट पर रहना चाहती है। ये तेजस्वी यादव ने साफ संकेत दे दिया है कि 143 सीटों पर सबसे बड़े दल के रूप में हम हैं और उतनी ही मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और बाकी अपने सहयोगियों के लिए उन्होंने 100 सीट छोड़ दिया है और उस पर जो है कांग्रेस या तमाम लोग जिस तरह से अपना उम्मीदवार उतारना चाहें वो उतार सकते हैं। तो ये सीधा सा संदेश है। वाकई रवि, देखने वाली बात होगी कि आखिर ये दिलचस्प होता बिहार विधानसभा का चुनाव किस मोड़ पर जाकर ठहरेगा, क्योंकि जो महागठबंधन की स्थिति नजर आ रही है उससे ये समझना मुश्किल लग रहा है थोड़ा कि स्थिति वाकई बेहतर होने वाली है या और खराब होने वाली है। महागठबंधन बिखरने वाला है या एकजुट होने वाला है, इससे कुछ भी अभी बता पाना दर्शकों को ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि औपचारिक रूप से किसी भी बात का ऐलान अब तक नहीं किया गया है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां जो ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है, जो जमीनी स्तर पर नजर आ रही है, वो कहीं से भी अच्छी होती नजर नहीं आ रही है। क्योंकि फ्रेंडली फाइट की स्थिति है, एक नहीं बल्कि 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी हुई है। और इस फ्रेंडली फाइट की स्थिति में कैसे अपने अपने उम्मीदवारों का नाम क्या कोई पार्टी वापस लेगी या नहीं लेगी? क्या राष्ट्रीय जनता दल ने जो घोषणा कर दी है 143 उम्मीदवारों की, क्या ये लिस्ट ऐसे ही अब तो औपचारिक रूप से इसकी घोषणा हो गई है तो एक एक करके अपना नामांकन भी इन लोगों ने पूरा कर लिया होगा? 2 फेज में बिहार में चुनाव होने हैं और अब वक्त भी ज्यादा शेष नहीं रह गया। 6 और 11 नवंबर की तारीख है, नामांकन की प्रक्रिया का अंतिम दिन भी आ चुका है और ऐसे में अब तक महागठबंधन में कोई भी स्थिति साफ होती, क्लियर होती नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में ये समझना मुश्किल हो रहा है कि महागठबंधन एक साथ होगा, एकजुट होगा या बिखर पड़ेगा। जैसा कि तमाम अगर हम सत्ता पक्ष के दलों की बात करें, बीजेपी या फिर
जेडीयू या ऐसे चिराग पासवान ने भी कल इस बात को लेकर बयान दिया था कि यहां कुछ भी ठीक नहीं है, एनडीए साफ तौर पर जीतने वाला है। इसकी चर्चा तमाम एनडीए घटक दल के नेताओं की तरफ से की जा रही है और ऐसे में अभी आज औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से 143 उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा कर दी गई है और इस लिस्ट में भी बहुत सारी खास बातें हैं। महिलाओं का भी नाम है, जातीय समीकरण का भी ख्याल रखा गया है। इसके अलावा मुस्लिम, एससी, एसटी, ए टू जेड का ख्याल रखने की बात इसमें साफ तौर पर देखी जा रही है इस लिस्ट में, क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ना सिर्फ एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव की पार्टी है, बल्कि ए टू जेड का समीकरण हम रखते हैं, हम सबके लिए काम करते हैं और इस बात का दावा वो करते हैं। और इसी दावे के अंतर्गत उन्होंने इस लिस्ट को जारी किया है जिसमें ए टू जेड का समीकरण स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है और इसी समीकरण के अंतर्गत तैयारी की गई, उम्मीदवारों के नाम का चयन किया गया। कई उम्मीदवार रूठे भी, गुस्सा भी हुए। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। कल भी आपने तस्वीरें देखी थी, राबड़ी आवास के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहा था। कई नेताओं ने कुर्ता फाड़ प्रदर्शन किया, रोते बिलखते नजर आए, लेकिन इन सब के बीच आज औपचारिक रूप से इस लिस्ट को साझा कर दिया गया है। 143 उम्मीदवारों का लिस्ट है ये और 143 उम्मीदवारों के लिस्ट में खास बातें यही नजर आ रही है कि ए टू जेड का समीकरण साधने की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से की गई है। सवर्णों का ख्याल, मुस्लिमों का ख्याल, यादवों का ख्याल और साथ ही साथ महिलाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि बिहार में महिलाएं भाग्य विधाता हैं, उनका वोट प्रतिशत काफी ज्यादा रहता है और ऐसे में महिलाओं के समीकरण को भी साधने की कोशिश तमाम दलों की तरफ से की जा रही है और इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल ने भी इसका खास ख्याल रखा है। तो एक बार फिर से उम्मीदवारों की लिस्ट हम आपको बता देते हैं। वारसिलीगंज से आप देख रहे थे अनीता और तरैया से शैलेंद्र प्रताप सिंह को ये सीट दी गई है, उम्मीदवार बनाए गए हैं। महिषी से गौतम कृष्णा उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके साथ ही झाझा से जयप्रकाश यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। तो राष्ट्रीय जनता दल ने ये लिस्ट जारी कर दी है। अलीनगर से विनोद मिश्रा उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके अलावा अस्थावा से रवि रंजन कुमार उम्मीदवार बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि कुल मिलाकर 143 सीटें हैं। तरैया से शैलेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है और खुद राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनावी रणभूमि में उतर रहे हैं। बायसी से अब्दुल सुभान है, बोचहान से अमर पासवान है, वारसिलीगंज से अनीता देवी महतो है। और देखिए 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। बार बार हम आपको ये कह रहे हैं 24 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, एक नहीं बल्कि 24 हैं। 18 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को टिकट मिला है और कैसे कैसे इसमें समीकरण को साधने की कोशिश की गई है ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 24 महिला उम्मीदवारों को टिकट मिला है जिसके अंतर्गत आपको हमने बताया कि 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के साथ ही इसमें 24 महिला उम्मीदवारों को ये टिकट मिला है और साथ ही 18 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। तो पूरी तरीके से खास तौर पर समीकरण का ख्याल रखते हुए आरजेडी ने उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया है। आप समझ सकते हैं कि इस उम्मीदवारों की लिस्ट में तमाम बातों का खास ख्याल रखना राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चुनाव में वो चेहरा बनकर जनता के बीच जाएंगे और कैसे जनता को अपनी ओर आकर्षित करना है ये इन उम्मीदवारों के ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि वो चुनावी रणभूमि में उतरेंगे और इसीलिए आरजेडी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है 143। और सबसे बड़ी बात यह है कि 143 सीटों पर यह लिस्ट जारी की गई है और अब तक फॉर्मूले का औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बावजूद इसके उम्मीदवारों की आधिकारिक लिस्ट राष्ट्रीय जनता दल ने साझा कर दी। अब इससे कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इसी के आधार पर महागठबंधन का फॉर्मूला तैयार होगा। 143 सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पास रख ली है और ऐसे में क्या कुछ होने वाला है ये भविष्य के गर्भ में है। और इसी बीच देखिए राजेश राम की सीट है कुटुंबा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुटुंबा पर ये किचकिच अब खत्म हो गई है। राजेश राम ने, आपको याद होगा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा करते हुए कहा था कि हम नहीं झुकेंगे, इनकलाब होगा, इस तरह की बातें की गई थी। और देखिए उस सीट पर किचकिच खत्म हो गई है, वो इसलिए क्योंकि उस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्थिति को बेहतर करने की कोशिश भी की गई है। ये जो मनमुटाव की स्थिति बनी हुई थी उसे
खत्म करने की कोशिश की गई है। तो आरजेडी से सुरेश पासवान की चर्चा की जा रही थी, तो ये हम आपको खबर बता रहे हैं। आज नामांकन तक करने की चर्चा थी उनकी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। कुटुंबा सीट राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पास नहीं रखी, कांग्रेस को दे दी गई। राजेश राम की सीट है कुटुंबा, और इसी को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। बड़ी बड़ी बातें लिखी गई थी, इससे कयास लगाए जा रहे थे कि गहरी नाराजगी है, और नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा भी था कि अब इनकलाब होगा, ना हम झुकेंगे ना हम रुकेंगे। और इनकलाब की बात उन्होंने कही थी, जिस पर कयास लगाए जा रहे थे। और इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने कुटुंबा पर किचकिच को खत्म कर दिया है। तो 143 उम्मीदवारों की लिस्ट, और अब हम लिस्ट की स्क्रूटनी कर रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे 24 महिला उम्मीदवारों को टिकट मिला है, 18 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, और इन अल्पसंख्यक उम्मीदवारों में कैसे किस सीट पर जातीय समीकरण का कितना ख्याल रखा गया, इसे समझाने की कोशिश हमारी तरफ से आपको की जा रही है। खास तौर पर उन सीटों पर हम ख्याल रख रहे हैं जहां पर राष्ट्रीय जनता दल, और साथ ही साथ अगर हम कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस ने जहां जहां पर नाराजगी जाहिर की थी उस जगह पर क्या स्थिति है। और देखिए अब बड़ी बातें क्या क्या है इस लिस्ट की, क्योंकि तुरंत हमने आपको लिस्ट की पूरी जानकारी दी, लेकिन अब उसमें बड़ी बातें क्या है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की ये 143 उम्मीदवारों की लिस्ट है, और हमारे साथ हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। रवि, ये बताइए कि क्या क्या बड़ी बातें हैं और क्या गौर फरमाने वाली बातें हैं, कौन सी सीटें ऐसी हैं जो बहुत ही दिलचस्प होती नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पे सबसे कई बातें जो है वो इस लिस्ट में खास दिखाई पड़ रही हैं। सबसे पहली बात कि लोगों को अभी तक लग रहा था कि कई ऐसी जगह पे जो सूची लगातार नामांकन के लिए जो सिंबल है वो दिए जा रहे थे आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, लेकिन ये जब सूची आई है तब साफ हो गया है कि इसमें जैसे बसवाड़ा सीट, वहां पे सीपीआई और तमाम जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो लड़ाई खत्म हो गई है। राजा बाकर से जो है वो लड़ाई आरजेडी ने दी थी, वो खत्म हो गई है। इस लिस्ट से साफ होता है कि अपने सिंबल जो है वो वापस ले लिया है, वहां पे अपने उम्मीदवार जो है वो खड़े नहीं किया है। कोशिश इस बात की गई है कि आपसी जो तनाव है वो ज्यादा से ज्यादा कम किया जाए, लेकिन बावजूद उसके आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर अभी भी लड़ाई बाकी है। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे महिलाओं की जो संख्या है वो आप देख सकते हैं, लगभग सारे दलों से जो है वो ज्यादा यहाँ पे महिलाओं की संख्या देखी जा रही है। और खासकर जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उस लोकसभा के चुनाव में पिछली बार अल्पसंख्यकों के बहुत ज्यादा उम्मीदवारी नहीं दी गई थी, जिसके कारण अल्पसंख्यकों में नाराजगी भी थी। और ये बात चर्चा का विषय बना गया था कि आखिर माई समीकरण में रहते हुए अल्पसंख्यकों को बहुत ज्यादा सीटें क्यों नहीं दी गई थी। तो उस बार जो है वो सारी कमी पूरी की गई है। यहाँ पे लगभग माना जा रहा है कि लगभग 22 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे अल्पसंख्यकों को यहाँ पे मौका दिया है, तो उस पर भी विश्वास जताया गया है। और ये जो मजबूत माई समीकरण माना जाता है। तेजस्वी ने कोशिश इस बात की है कि अपने जो समीकरण है उसको मजबूती से बांध करके रखा जाए, क्योंकि एआईएम जो है वो भी अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहा है। प्रशांत किशोर जो है लगातार मुसलमानों पर अपनी जो दावेदारी है और उस सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस लिस्ट के जरिए ये बताने की कोशिश है कि हमारी जो विश्वास है वो अल्पसंख्यकों पर है, उनकी भागीदारी भी हमारे यहाँ पे ज्यादा है। तो ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है, और कई ऐसे चेहरे उतारे गए हैं जो बड़े हैं। एक लालगंज की सीट के अलावा और कई ऐसे सीटें हैं जहां पे कांग्रेस के साथ जो, अगर हम बात करें कांग्रेस की तरफ से जो नाराजगी जाहिर की जा रही थी कुटुंबा को लेकर, राजेश राम ने ट्वीट भी किया, सोशल मीडिया पोस्ट पर बहुत सारी बातें उनकी तरफ से की गई जिसको लेकर नाराजगी की खबर सामने आ रही थी। तो अब उस सीट पर किचकिच खत्म हो गई है। तो क्या हम इससे ये समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल अब सब कुछ ठीक करने के मूड में है? जी निश्चित रूप से। देखिए, वहां पे जब आपके सहयोगी दल का प्रदेश अध्यक्ष सबसे बड़ा चेहरा उम्मीदवार कुटुंबा से लड़ रहा है, और वहां से लगातार जो है वो आरजेडी के जो नेता हैं वो उन्होंने नामांकन करने की दावेदारी, ये बात होती रही कि वहां से आरजेडी नामांकन कर सकता है। हालांकि पार्टी की तरफ से ऐसी दावेदारी या बात कभी नहीं कही, ना सिंबल दिया गया था, लेकिन लगातार वहां पे जब कार्यक्रम में गए वहां पे जिस ढंग का विरोध हुआ, वहां पे हंगामा भी हुआ, तो ये एक तनाव भरा काम था। और तेजस्वी यादव ने ये संदेश दिया है कि आपसी गठबंधन में जो बड़े चेहरे हैं उसके खिलाफ कोई उम्मीदवारी ना देकर के सीधा
ये संदेश देने की कोशिश है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक करने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि रवि, हम ये जानना चाहेंगे कि लगभग एक सीट ऐसी नहीं है, 1 दर्जन सीटें ऐसी थी। कल भी हम इसकी जानकारी दर्शकों को दे रहे थे, तो एक सीट पर तो बात बन गई, चलिए राजेश राम को वो सीट दे दी गई, लेकिन अन्य सीटों की अगर हम बात करें, जहां माले, जहां विकासशील इंसान पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, उस सीट की क्या स्थिति होगी? देखिए, अभी तक जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक कई ऐसे सीटें हैं जो अभी से नाम वापस लिया जा चुका है। जैसे बछवाड़ा सीट सबसे हॉट सीट बन गया था, जहां पे पहली बार फ्रेंडली फाइट की जो तस्वीर अगर बिहार में कहीं से आई वो बछवाड़ा सीट की थी, जहां पे सीपीआई ने पहले से घोषणा कर दिया था और कांग्रेस ने वहां पे अपनी उम्मीदवारी गरीबदास के रूप में दिया था। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीपीआई ने अपने उम्मीदवार जो है वो वापस ले लिया है। राजा पाकर जो है सीट, वहां से भी अपनी उम्मीदवारी आरजेडी ने वापस ले लिया है। लालगंज से माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है अपनी उम्मीदवारी जो है वो वापस ले रहा है। तो आज नामांकन की आखिरी तारीख है। कल जो है वो आपत्ति या दावा या वापस लेने की जो डेट है 2 दिन तक है। तो यहाँ पे देखना होगा कि अगले 2 दिनों तक कोशिश इस बात की है, इस लिस्ट के जरिए संकेत दिए गए हैं कि सब कुछ चीजें ठीक करने की कोशिश है। तो माना ये जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अगले 2 दिन अगर और समय है नामांकन करने के बाद वापस लेने का, तो अगर पार्टियां आपस में समझौता करती हैं तो नाम वापस लिए जा सकते हैं और स्थितियों को थोड़ा ठीक किया जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि किन किन सीटों पर आपसी समझौता बन पाता है। वाकई रवि, देखने वाली बात होगी कि अब आगे महागठबंधन किस दिलचस्प मोड़ पर जाकर खड़ा नजर आएगा, क्योंकि अभी जो स्थिति बनी हुई है वो ऑल इज वेल तो नहीं कहा जा सकता। स्थिति को बेहतर करने की कोशिश लगातार जारी है और इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखिए। रवि, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।